हम्म। चलिए ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है इस पाठ में? इसमें अब एक आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। ये जो जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं आपको, सब्जेक्टिव 12 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, तो कोई मैसेज कर रहे हैं। करण, करण तू मैसेज कर रहा है? अच्छा, चलिए देखिए, जितना भी हम आपको दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, एक मिनट एक मिनट, जितना भी हम आपको क्वेश्चन दिए हैं ना, वे सारे क्वेश्चन को टेस्ट में जो भी आपको क्वेश्चन मिला है, वे सारे क्वेश्चन को आपको एकदम 12 का 12 कंप्लीट करना है। जो भी एग्जाम में पूछेगा उससे एक भी फाजुल नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव 3 पार्ट से एक भी क्वेश्चन उससे फाजुल अब नहीं देगा, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट वही 3 पार्ट में होमवर्क, 3 पार्ट में आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है? अभी ऑब्जेक्टिव का होमवर्क है। जितने बच्चे अभी लाइव हैं, सारे बच्चों का एक होमवर्क है। सारा लोग अब उससे उपाठ से, बुक से निकालिए, फेयर कॉपी से निकालिए, क्वेश्चन बैंक से निकालिए, या कोई आपके पास व्यवस्था सुविधा उससे निकालिए। सारे बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव आपका संभव हो सकता है, वीवीआई इंपोर्टेंट, वे सारे ऑब्जेक्टिव निकालेंगे और उसका आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। और उसको एकदम बेहिचक याद करेंगे, ठीक है। और उसको फेयर कॉपी में डाल देना, जिस फेयर कॉपी उसको किए हैं ना, उसमें भी उसको डाल देना है ऑब्जेक्टिव के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। 30 को ऑब्जेक्टिव निकालना है उससे, बस ज्यादा नहीं। इंपोर्टेंट जो ऐसा जो पहले पहले पूछ दिया है वो कर लेना है। एक बार फेयर पढ़ पढ़ के निकालना है, एक बार बुक पढ़ के, पहले बुक पढ़ के निकालिए, फिर फेयर पढ़ के निकालिए। उसके बाद तुम देखना, अच्छी देखना ऑब्जेक्टिव वाला ब्रिलियंट या आलोक, तब देखना, ठीक है। पहले किताब पढ़ के, फिर फेयर पढ़ के, फिर ब्रिलियंट आलोक देखना, उसके बाद देखना, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्टिव 30 को ऑब्जेक्टिव लिख लेगा, उस 30 का आंसर कंप्लीट होना चाहिए। उसको फेयर कॉपी में डाल देना है, और जो पेज आपके पास जो निकाले हैं वो पेज को मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट जो है आपसे कल क्वेश्चन करेंगे, या डायरेक्ट कह देंगे चलो कि नीरज बोलेगा 30 क्वेश्चन, तो नीरज फटाफट 30 क्वेश्चन बोल देगा, है ना। पायल बोलेगी, आशीष बोलेगा, किस कोई भी रहेगा, हम उसको बोल देंगे, वो 30 क्वेश्चन फटाक से भी बोल देगा। सबका एक बार सुन भी लीजिएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, सभी बारी बारी से बोल देगा तो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क। हाँ, 30 को निकालिए ना, क्योंकि 30 उससे फालतू 30 को उसमें पूछ भी नहीं करेगा। पहले एक बार किताब से पढ़ के निकाल लीजिए, फिर आपका जो पीडीएफ लिख दिए है उससे निकाल लो, उसके बाद देखना आलोक या ब्रिलियंट, उसके बाद देखना। हम तो ज्यादा क्वेश्चन आपको वही से लिख दीजिएगा चुन चुन के, पहले अपने से खोजना, हाँ किताब से, उसके बाद अच्छे से लिखना है, तब ब्रिलियंट आलोक देखना। किताब, किताब नहीं है तो हम भेज दिए हैं, पीडीएफ भेजे, पीडीएफ से निकालना, पीडीएफ से, ठीक है, पीडीएफ से निकाल लेना है। आइए, और इसका ऐसे भी हम जो ऑब्जेक्टिव ही डाल दिए ना ठीक पर, पीडीएफ में ऐप पर डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव भी। आइए, तो हम क्लास में कर रहे थे, धातु और अधातु के चर्चा किए थे पिछले क्लास में, जिसमें धातु के हम कुछ गुण को लेकर के चले थे। और हमने समझने का प्रयास किया था कि जो धातु होते हैं उसके भौतिक गुण को लेकर चले थे। तो धातु के भौतिक गुण निम्न हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहले पढ़े थे कि धातु के वाहतक कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके वाहतक कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सारे धातु, सभी धातु क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात धातु को पीट करके वह उसमें चोट सहन करने की जो उसमें क्षमता होती है। धातु विद्युत धनात्मक होता। देखिए एक बात यहां पर लेकर चलते हैं, जो धातु होते हैं, धातु मूलतः विद्युत
धनात्मक होता है। देखिए अब विद्युत धनात्मक क्या होता है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि धन आयन और ऋण आयन क्या है। ठीक है, हम यही में पढ़ेंगे धन आयन और ऋण आयन क्या है, आयनिक बंधन क्या है और सहसंयोजक बंधन क्या है, सब इसी में चर्चा करेंगे। पहले केवल तुम यहाँ पर समझो एक बार। कहते जितने भी धातु होते वह विद्युत धनात्मक। अभी हमने देखा फर्स्ट इसका जब लिए थे गुण कि धातु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बातम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो हमने इसी चैप्टर में चर्चा की, चैप्टर देखो लॉन्ग है, हम यही पार्ट में चर्चा करेंगे अष्टक नियम क्या है, सभी धातु और धातु अभिक्रिया क्यों करते हैं, जैसे एक पार्ट में पढ़ना अभिक्रिया, तो सभी धातु और अधातु अभिक्रिया क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं अभिक्रिया, तो अभिक्रिया करते हैं अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। जितने भी तत्व होते हैं धातु हो या धातु हो, ठीक है, वह अभिक्रिया करते, किसी से संयोग करते, अभिक्रिया करते। जैसे देखो नमक का निर्माण हुआ तो NaCl बना, तो ये सोडियम अलग है और Cl अलग है, ये दोनों मिला, तो मिलने के प्रति एक इसके पीछे एक गुण है। ठीक है, ये दोनों क्यों मिला, तो ये दोनों का मतलब क्या, मकसद क्या था कि हम अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करूं। ठीक है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करूं, तो अब देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो धनायन। अब देखो इलेक्ट्रॉन सर त्याग करेगा तो धनायन हो जाएगा। हाँ देखिए सारे तत्व क्या होते हैं, 3 मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बने होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बने होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक होता है। अगर सोडियम की बात करूं, यहाँ पर देखना गौर से एकदम, देखो वो सोडियम की बात करूं तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना याद है आपको, 11। सोडियम का परमाणु संख्या आपको 11 याद है। अब जानते हैं क्या है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन भी होगा 11 गो, ठीक है, प्रोटॉन भी होगा 11 गो, और दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, दोनों मिल करके न्यूटन बनाता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन माने अस्थिर हो, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, न्यूट्रल में हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है न्यूट्रॉन कहलाता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ये इस पर ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। अब आइए, हमने जब आपको कहा कि जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके बातम कक्षा में 1, 2, 3 कौन विन्यास निकालते हैं, बोलिए एक बार, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉनिक विन्यास नहीं ना बोले, हाँ कौची बोले, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो मतलब इलेक्ट्रॉनमा के बांटते हैं, तो इलेक्ट्रॉनमा कौची में, माइनस में न रहता है। तो अगर मेरे पास माइनस है, अगर मेरे पास माइनस है, 10 गो माइनस, 11 गो मेरे पास माइनस है, 11 गो मेरे पास प्लस भी है। ठीक है, हम क्या करूं, आपको एगो माइनस दे दूं, आपको एगो माइनस दे दूं, आपके पास अगर बात करूं तो आपके पास देखिए मान लिया जाए 17 गो आपके पास माइनस है और 17 गो आपके पास प्लस है। ठीक है, अब क्या होगा, हम अपना एक माइनस आपको अगर दे देता हूं तो यहाँ पर ये माइनस आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास अब कितना माइनस हो गया, 18 माइनस हो गया। मेरे पास एक माइनस यहाँ पर घटेगा तो अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 10 माइनस बच रहा है। ठीक है, 10 माइनस बच रहा है। अब क्या हो, अब देखो इसमें प्लस की संख्या हुआ बढ़ा कि नहीं, एक माइनस की संख्या 10 और प्लस की संख्या 1 बढ़ल है, तो यह आपका होता है धनात्मक, विद्युत धनात्मक। अब यहाँ पर गौर करना, ये आपका -17 माइनस +17, जबकि एक माइनस इससे ज्यादा आपका -18, तो इसमें माइनस की संख्या ज्यादा है और प्लस की संख्या कम है। ठीक है, तो ये लेने वाला, ये देने वाला, तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वह धनात्मक नहीं हुआ, देखो तो है ना, धनात्मक हो गया आपका, देखो प्लस इसमें आ गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो जितना भी धातु होता है,
जितने भी धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग। क्यों? अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने में। 9th में ये बात बताए थे आपको कि जब कोई भी तत्व जब अभिक्रिया करता है तो इसका यही लक्ष्य गुण होता है कि अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करो, और यही 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का वह त्याग या ग्रहण करता है ना। तो आइए, तो इसी पर हम समझते हैं कि जितने भी जो तत्व आपके होंगे ना, वे सभी तत्व क्या करते, धातु करते, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातु विद्युता क्या होते हैं, धनात्मक। बोलिए, किसी को डाउट? अगर तनी मनी तकलीफ भी होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा कि सर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सभी धातु और अधातु क्या होते हैं, विद्युता धनात्मक होते हैं। आघात वर्धनीयता के गुण पाया जाता है। उष्मा और विद्युत के प्रायः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। अब आइए, प्रायः कर रहे हैं मतलब सभी नहीं। ठीक है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अभिक्रियाशील होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु क्या होता है, ऐसा धातु, ठीक है, वैसा धातु जो किसी के संयोग में आने के बाद तुरंत आग पकड़ ले या तुरंत अभिक्रिया कर ले, तो उसे हम कहते हैं अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, सोडियम अगर देखते हैं Na की अगर बात करूं तो Na को जैसे ही हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है सोडियम, या इसको पानी में भी डालते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं पोटेशियम का, कि एकरो से खतरनाक ई है पोटेशियम। इसी में हम बताएंगे, धातु की क्रियाशीलता को समझाएंगे जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब। अभी हम भौतिक गुण लेकर चल रहे हैं। फिर आइए, जितने भी धातु होते हैं वे सभी धातु में क्या होती है, तन्यता का गुण होता है। सभी धातु में तन्यता का गुण होता है, मतलब हम इसे पीट करके लंबे तार बना सकते हैं। तो हमने सीखा था कि चांदी जो होता है सबसे तन्य, सोना और चांदी सबसे तन्य धातु है। ठीक है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी चालन करते हैं। और ये समझा था कि सबसे सुंदर सुचालक धातु कौन था, तो चांदी। विद्युत का सबसे सुंदर सुचालक धातु कौन पढ़े थे, तो चांदी पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए, हाँ, सभी धातु के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रवनांक और क्वथनांक, द्रवनांक के बारे में बताया था, द्रवनांक क्या है बता दिए थे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव की अवस्था में आ जाए उसे हम क्या द्रवनांक कहते हैं। और क्वथनांक में बताए थे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रवीय अवस्था उबलना शुरू कर दे। ठीक है, उबलना चालू करो उसे हम क्वथना, वह ताप उसे क्वथनांक कहते हैं, ये जाने थे। तो जितने भी धातु होते हैं उसके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी धातु के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लोहा का सबसे ज्यादा होता है 2550 डिग्री सेल्सियस, 2750 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो याद रखना, कुछ के आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आइए, सभी धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सभी धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, सभी धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। अपवाद में आपका आता है ग्रेफाइट। हीरा, हीरा को चिन्हते होंगे आप लोग, आगे हम संरचना पढ़ेंगे हीरा का 4 पार्ट में बढ़िया से। हाँ, हीरा देखिए, कार्बन के जानते हैं 2 गो अपरूप है। हीरा जानते हैं, हीरा का निर्माण हुआ है कार्बन से, कोयला से। ठीक है, कोयला के खदानों से निकाला जाता है। ये कार्बन का अपरूप है बुआ। कार्बन, कार्बन धातु की अधातु बताए थे पिछले क्लास में, अधातु याद रखिएगा। देखिए देखिए, तो कार्बन के 2 अपरूप हीरा और एक पढ़ेंगे हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए, ध्यान देना, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन, कार्बन के 2 गो अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 गो भाई है। लेकिन ई जानते हैं क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की खतरनाक चमक होता है। सबसे कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ है, धातु नहीं।
ये सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और ये जो आपका है ये विद्युत का सुचालन कर देता है। अधातु है, अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालन करता है। अधातु में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन सबसे कठोर अधातु है। तो अपवाद स्वरूप याद रखिए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक भी है और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी पाई जाती है। ठीक है, हीरा तत्व क्यों, तत्व में तो सब है ही, तत्व में सब है, लेकिन हम बंटवारा कर रहे हैं गुण के आधार पर धातु और अधातु का। सभी धातु अधातु उपधातु सभी तत्वे है ना, लेकिन हम बांट रहे हैं ना कि इसमें कौन धातु है कौन अधातु है, तो कुछ गुण को हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। अब देखना, तो ये हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, किसका अपरूप है तो कार्बन का, है ना। कार्बन का 2 अपरूप आगे जब पढ़ेंगे ना 4 पाठ में, तो 3 गो पढ़ेंगे, वो फ्लोरीन पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी चर्चा करेंगे बाद में। तो याद रखना ये अधातु होते हुए भी इसमें एक विशेष प्रकार की चमक है और यह उष्मा का और विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। पेंसिल देखिएगा, पेंसिल में जब आप बल्ब बैटरी पर जलाते हैं तो तार की जगह पर आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, तो बल्ब आपका जल जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि यह विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अब आइए, जितने भी धातु होते हैं उनमें एक जानते हैं, उसको पीटने पर टन या ठन की आवाज आती है। ठीक है, धातुई ध्वनि कहते हैं, माने एक विशेष प्रकार की आवाज उससे निकलता है। ठीक ना, जिससे हम टन या ठन की आवाज निकलता है, धातुई ध्वनि उसको हम कहते हैं। तो सभी धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, प्रायः लगा देना, क्योंकि धातु बहुत सारे, लेकिन सारे में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। प्रायः सभी धातु को पीटने पर टन या ठन की एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। फिर आइए, धातु जो होते हैं उष्मा का अवतरण कर ही रहा है। फिर आप कहोगे हाँ, धातु के जो द्रव्यराशि घनत्व जो होता है, धातु का जो घनत्व होता है वे आपका क्या होते हैं, उच्च होता है। सभी धातु के घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व निकालते हैं ना, देखिए याद रखिएगा, तो ये आपका होता है सभी धातु के जो घनत्व होते हैं वे प्रायः उच्च होते हैं। मतलब देखो, क्योंकि धातु का संगठन क्या होता है, काफी टाइट होता है, इसके जो अंतरानुक आकर्षण बल होते हैं या अंतरानुक स्थान काफी नगण्य होते हैं। इसे तोड़ने के लिए, इस अणु को, इस संरचना को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा और ताप की आवश्यकता हो जाती है, इसीलिए इसका जो घनत्व होता है काफी उच्च होता है। सभी धातु के घनत्व जो होते हैं प्रायः उच्च होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला आप लोग गिनिएगा, पहला हम जान रहे हैं कि धातु के वास्तव कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जाने इसमें कि यह विद्युत का धनात्मक होता है, सुचालक होता है, यह मूलतः जो है विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, यह उष्मा और विद्युत का चालन करता है, 6 हो गया। फिर ये आघात वर्धनीयता होती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, बोल दिए थे ये, अच्छा ठीक है घटा दिए। हाँ, इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, और बोलिए, छूट गया तो 9 हुआ है ना। तो ये इतना बात आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, हाँ एक बात और छूट गया, जितने भी होते हैं धातु वह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, प्रायः लगाइएगा, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सभी धातु प्रायः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और अपवाद में क्या लेंगे, अपवाद में मरकरी, पारा, Hg, है ना, पारा Hg जो आपका होता है, ठीक है, जो देखते हैं थर्मामीटर होता है ना भरा हुआ, वह कमरे के ताप पर, कमरे का ताप क्या होता है सर, कमरे का ताप मतलब अभी जो वर्तमान में जो तापमान है ना, इस तापमान में क्या होगा, इस तापमान में वह द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये धातु हो करके भी कमरे के ताप में क्या होता है, द्रव अवस्था पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखें कि सभी धातु प्राय कमरे के ताप पर
द्रव्य ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक आपका अपवाद स्वरूप ये दिख रहा है। ठीक है, अब आइए, तो ये हो गया। अब इसी की अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है आपका क्या चीज, तो अधातु का गुण हो जाता है। इसी का जस्ट हम देखिए उल्टा कर देते हैं। आइए, अगर हम कहते हैं अधातु के भौतिक गुण, तो अधातु का भौतिक गुण आपका होता है, अधातु का भौतिक गुण। देखिए, तो पहला हम वही लिखेंगे कि अधातु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता कितना होता है, 5, 6 और 7 होता है। ठीक है, 4 नहीं लिखा, 4 होता है उपधातु के, लेकिन अपवाद में आता है कार्बन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी इसको हम कहते हैं अधातु, है ना। तो ये आपका हो रहा है। तो याद है जितने भी अधातु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आइए, अधातु में, अधातु जो होते हैं मूलतः विद्युत ऋणात्मक होता है। अब समझ गए हैं आप लोग, विद्युत ऋणात्मक का मतलब हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। विद्युत ऋणात्मक का मतलब समझ गए कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब सभी धातु इलेक्ट्रॉनों को क्या, सॉरी, अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इसलिए विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब कैसे पकड़ेंगे सर कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जैसे अगर हम आपको दे दूं सिंपल सा एग्जांपल आपका है क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाल के देखूं तो इसका 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद सभी क्या बताए हम कि जितने भी धातु होते हैं, अधातु होते हैं, वह चाहता है कि मेरे बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। अब ई कहेगा क्लोरीन कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो 7 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना पड़ेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी धातु या धातु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रहा हो, तो एक शर्त है कि वह किसी से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही मांग सकता है। और अगर कोई किसी को दे भी रहा है तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, इससे ज्यादा ले और दे नहीं सकता है। तो इसके पास 7 को किसी को तो दे सकता नहीं है, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। मांगने के लिए जाता है किसके पास, तो ये आप सोडियम एकदम पहले से मुंह बैठल है देने के लिए कि एकदम आ जाइए, मेरे पास एक फाजुल है। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी तो हो सकता था कि सर इस 7 गो एकरा दे देता तो एकरो काम बनता, एकरो काम बनता, लेकिन शर्त यहाँ पर लगा दिया गया कि लेन देन की घटना कितना होता है, तो ये आपका होता है 3 तक ही होता है। लेन देन की जो घटना होगी वो आपका 3 तक ही होता है। ठीक है ना, तो ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन ना देगा ना तो ये किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, याद रखना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। जब ये ले लेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, 8। अब ये क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में 8 हो गया। अच्छा ये बताओ कि जब ये जो आपका बना ये दे दिया ना, ये दे दिया, तो देने पर और लेने पर, देने पर और लेने पर इसके नाम में परिवर्तन। पहले एक पढ़ रहे थे हम क्लोरीन, क्लोरीन एक पढ़ रहे थे सोडियम, सोडियम। अब बताओ कब पढ़ रहे थे, जब ई आपका ऐसे था और ये आपका ऐसे था, तो ये क्लोरीन है, ये सोडियम है। लेकिन जैसे ही ई इससे मिटरा गया, छोड़ा, तो ये हो गए सोडियम आयन। और ये आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया क्लोरीन आयन। समझे, तो आयन का निर्माण कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को हम लेन देन करते हैं तब। अब इसको क्या नाम देंगे, सोडियम आयन, इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन आयन। क्लियर है। अब आइए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब आपसे कहे, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब तुम क्या इसमें बता सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है किसी के पास जवाब? बोलिए। इस सोडियम आयन में कै गो इलेक्ट्रॉन है, कै गो प्रोटॉन है? बोलो 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 बोलो। सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन भी 10। चलो इसमें बताओ अब कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? चलिए 18 को इलेक्ट्रॉन 18 को प्रोटॉन। हाँ एकदम सही है आप लोगों का। देखो हमने क्या बोला बुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का ना आदान प्रदान करते हैं, तब प्रोटोनमा का ला बढ़ा घटा दिए। इलेक्ट्रॉन का विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन में घाटे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक 10 वो होगा, जबकि प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन तो 18 होगा, जबकि प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो जब कोई आयन का निर्माण करता है तो परिवर्तन केवल इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है ना, उसके प्रोटॉन में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? और आयन कब बनेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करेगा तब बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, अब देखो ध्यान दो। अब देखो तो ये समझा कि विद्युत ऋणात्मक होता है, ये उष्मा का विद्युत का कुचालक होता है। मतलब ये उष्मा विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन अपवाद में किसको रखेंगे बताओ जरा? अधातु है, अगर बताए थे। कार्बन क्या अपरूप है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक हो रहा है। ठीक है ना, चालन कर रहा है, बहुत अच्छा। अब आइए, सभी अधातु पता है आघात बाध्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, कि चोट नहीं सह सकता है, ये भंगुर होता है। सभी अधातु ना भंगुर होता है, भंगुर। देखिएगा चीनी मिट्टी का बर्तन जो होता है ढलवा लोहा, जैसे कि आप देखते हो इसका कल 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 है ना, उसको पीटिएगा ना तो पूरा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन लोहा को अगर पीटते हैं तो चपटा हो जाता है, लेकिन चूर चूर नहीं होता है। ठीक है, तो सभी अधातु जो होते हैं उसमें आघातता का गुण नहीं होता, उसमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, कोई अवस्था रह सकता है। ब्रोमीन भी अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अधातु निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? याद रखना ब्रोमीन, नोट में जब होगा देखिएगा तो लिखल रहेगा। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रवीय अवस्था में रहता है, अधातु है। याद रखना कौन है ब्रोमीन, हम बताएंगे आवर्त सारणी में। आवर्त आवर्त सारणी में बताएंगे ना ब्रोमीन के बारे में, सब पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो आपको वहां पर समझ में आएगा। तो ये जो ब्रोमीन है वो आपका अधातु है। ठीक है, याद रखना है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। और धातु पर कौन था? धातु में कौन था जो कमरे के ताप पर द्रव था? पारा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, सुरुचि, सुरुचि लाइव है? चलिए आप बताइए, ये जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो किसका निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉन को जब त्याग या ग्रहण करता है तो किसका निर्माण करता है? धन आयन का। चलिए केवल ऐसे अगर अगर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करे तो रखना केवल आयन का निर्माण करेगा। अगर केवल त्यागे तो धनायन, और ग्रहण करे तो ऋणायन।
और लेन देन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जब लेन देन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन आएगा। हम जब एक सब बहुत लंबा चैप्टर रहता है, खूब लंबा चलेगा, धड़ल्ले से चलेगा, ठीक है, बड़ी लंबा चैप्टर रहता है, चलते रहेगा, एक आध 2 सप्ताह का लेकर चलेंगे। देखो ध्यान दो, तो ये आपका हो गया। इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, आघात वर्ध्यता नहीं होता है, कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, इसमें टन या ठन की आवाज नहीं निकलता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है, घनत्व भी इसका निम्न होता है। बस खाली उसका उल्टा कर दिया, काम तमाम इसका हो गया। बोलिए, ये तो एकदम सिंपल था। भौतिक गुण में किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, पहले तो जितना भी इसका नोट लिखाया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, वे सारे एग्जाम्पल एकदम याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। और इसके बाद एक बार बुक जरूर पढ़ो। हाँ, बुक एकदम आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर किसी के पास बुक है ना तो बुक का फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, बुक का फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, किसी के पास होगा तो। नोट्स तो भेजिए दिए हैं, बुक एकदम पढ़ना अनिवार्य है, बुक पढ़ना अनिवार्य है। और ये 3 पार्ट का जो है ना फिजिक्स वाला, उसका बुक भेज दीजिएगा तो ग्रुप में, ग्रुप बना के भेज दीजिएगा, पीडीएफ बना के भेजना नहीं, पीडीएफ बना के। अब देखो ये हो गया। तो धातु और धातु के भौतिक गुण में किन्हीं के बीच लफड़ा, क्योंकि जब कल हम शुरू करेंगे तो कल हम पढ़ेंगे इसका रासायनिक जटिल, तो दिमाग इसमें खोल के आइएगा और एक बार पहले नोट्स को पढ़ लीजिएगा, तब समझ में अच्छा से आएगा। कल का जो क्लास लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और धातु का रासायनिक गुण, तो जब रासायनिक गुण को लेकर के चलेंगे तो इसमें पहले आप लोग पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, और आप लोग नेट बचा करके रखिएगा। हो सकता है हम रात में 9 से 10 आपका लाइव क्लास लूँ, हो सकता है। लिंक अगर पहला ही अपलोड हो गया, ठीक है। हाँ, आज का लेकर चलेंगे, आज पढ़ेंगे जल संसाधन। अगर लिंक अपलोड कर दिए तो देख लें 1 घंटा पहले आपको लिंक मिल जाएगा, 1 या आधा घंटा पहले। तो नेट बचा करके रखना। हम 9 से 10 लेकर चलेंगे हम आपको, जिसमें हम भूगोल को लेकर के चलेंगे, ठीक है। और संडे का जो समय है आपका, संडे के लिए, संडे स्पेशल में आपके बीच इंग्लिश का क्लास चलेगा। एक नए टीचर जो है आपको पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश का क्लास भी आपका चलेगा, यूट्यूब पर लाइव रहेगा संडे का, संडे स्पेशल में, ठीक है। तो ये धातु धातु के भौतिक गुण एकदम एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है भौतिक गुण, और 3 पार्ट फिजिक्स को कंप्लीट करना है, उसका जो होमवर्क है वो करना है। मैथ वाला तो है ही। पीडीएफ बना के भेजना ना बहुत अच्छा लगता है। पीडीएफ बनाने के लिए एडोब आप लोग कर दो डाउनलोड, ठीक है। डायरेक्ट एडोब में खींचिए फोटो, वहां से पीडीएफ आपका बन जाएगा, वहां डायरेक्ट शेयर कर देना। ऐसे भेजते हैं तो घिच पिच हो जाता है, ठीक ना। उसमें से कोई को डिलीट करना, हम सबका देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, कौन कौन भेजा, कौन कौन ने भेजा है जो। तो पीडीएफ बना करके पीडीएफ पर नाम लिख करके भेज दीजिएगा, बढ़िया सिंपल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है। अब देखो, तो जितना भी आपको पढ़ा दिए हैं 3 पार्ट एकदम कंप्लीट कर लो बढ़िया से। क्वेश्चन आंसर जितना दिए टेस्ट में वो आपका पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो कल का होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद धातु अधातु की जितना भी हमको गुण बताएं वे सारे गुण को कवर कर लीजिए, भौतिक गुण, क्योंकि कल से जटिल चलेगा, रासायनिक गुण चलेगा। तो रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आप एक बार बुक को पढ़ लीजिए या फिर कॉपी को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तब समझने में आपको अच्छा लगेगा, अन्यथा फिर माथा फोड़िएगा। तो एक बार हम आपको पहले ही भेज दिए हैं उसका, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना अभी, केवल इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसको एक बार कभी पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आप लोग क्लास जा रहे हैं ना करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। और ठीक ना, कुछ लोग जो है गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दोस्ते थे वो हमसे कर रहे हैं, बहुत हेल्प भी किए थे हम, लेकिन वो शायद लगता है उस सब बच्चा को खुद मतलब बहका दिए हैं और खुद मतलब पढ़ा रहे हैं। हमको मालूम है कि उसका भविष्य खतरे में जा रहा है, क्योंकि पिछले साल वाला बच्चा जो पढ़ा था उनसे एक बार मिल करके देखिए, 2 महीना में
तो हम हटा करके हम खुद पढ़ाना चालू किए थे। आप लोग भी शायद पढ़े थे, तो क्लास में हमेशा खिस्सा ही होता था, ठीक है, पढ़ाएंगे लास्ट में, पढ़ाएंगे लास्ट, यही चलता था ना हमेशा। तो यही कर रहे हैं कि आप लोग जो एकदम आराम से कोचिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जुड़े हैं, ये हैं, कोई टेंशन नहीं आपका है ना। तो वहाँ पर हम चलते रहिए आराम से, और फिर यूट्यूब पर भी लाइव रहेंगे, एकदम मस्ती करके पढ़ेंगे। मेन तो टेस्ट है, टेस्ट जितना भी दिए पेपर तो एकदम कंप्लीट कर लो बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से एकदम फाड़ के कंप्लीट कर लो। और जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे एकदम कर लेना, और फिर वहाँ पर ऑफलाइन में एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। बस, सुन रहा है ना आप लोग? करण, सुन रहा है ध्यान से मेरी बात? बउआ सब कर रहे हैं, अब तो पर आशा है, जितना भी अभी जुड़े हुए हैं आप लोग पर ही आशा है। बउआ समझ गया ना? एकदम देख लो, एक चिन लो बढ़िया से, क्योंकि हमको मिल चुका, चुनौती मिल चुका है ना, हमको चुनौती मिल चुका है। और ये इस इतना एकदम रखना है इसको, एकदम हर हालत में। इसके साथ जे तो हमसे तुम जे करवा लो और दिखा देना है, इसके लिए तुम जे कहेगा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको एकदम टारगेट लेकर चलना, अक्षर पर एकदम कंट्रोल करना है, और ऐसा कॉपी लिखना है, ऐसा बोलना है कि सुनने वाला पढ़ने वाला दंग रह जाए, ठीक ना, एकदम ऐसा करना है, ठीक ना, एकदम एकदम इसको एकदम लेकर टारगेट लेकर चलना है, ठीक है, एकदम। क्योंकि अब आन की बात है, तब आप लोग को ही करना है, पूरा कमिट करना है। पायल भी सुन रहे हैं सब, नीरज सुन रहा है, सुहानी, सब एकदम ध्यान से, ठीक है। सारे बच्चे जो ऑफलाइन वाले सुन रहे हैं, और जो ऑनलाइन नए जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, सारे बच्चे को हम कर रहे हैं एकदम फाड़ के मेहनत कीजिए, और जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको एकदम कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। हाँ एकदम, हाँ अक्षर पर एकदम कंट्रोल कर लेना, एकदम अक्षर पर कंट्रोल। लिखो एकदम पेंसिल पर, जब आप कॉपी लिखते हैं ना, तो आपका नजर यहाँ होना चाहिए और कॉपी पर होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी नहीं होना चाहिए। एकदम नजर कॉपी पर होना चाहिए, एकदम सजना चाहिए, कॉपी सजना चाहिए। 10 दिन तकलीफ होगा, 11वां दिन आपका सुधर जाएगा, 11वां दिन आपका सुधर जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं कैसे राइटिंग सुधारे, वहां पर आपको लिखने के लिए सिखाएगा। सभी कभी समय मिलता है तो ये सब करके देखते रहना, है ना। उसके बाद तो फिर हम हैं ही। तो ये टारगेट को आप एकदम ध्यान में रखिएगा अच्छे से, और खूब मेहनत करो जम के, एकदम सिलेबस पहलू के है, क्वेश्चन बैंक एकदम साथ रखना पास में। जो भी चैप्टर हम पढ़े उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो लेकर के चलना है। हम मेहनत करिए, मैथ को बनाओ रपेट के, खूब मैथ बनाओ, चाट जाओ मैथ के। ऑफलाइन में आज क्या पढ़े आप लोग? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। 6 पाठ भी लमसम लड़चिया दिए हैं, है ना, 6 पाठ वहां भी पढ़ाएगा, तो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 2 बार हम भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो भी आप वहां भी पढ़ लेना, ठीक है। तो एकदम इस पर एकदम कमांड करो, हिंदी संस्कृत को एकदम डेली पढ़ते रहो, हम पढ़ा दिए सारी बात आपको। और इसका फिर पढ़ते रहो, और क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहो, हिंदी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव निकालते रहो। मेन ऑब्जेक्टिव है 100 नंबर ऑब्जेक्टिव, पहलू के पैटर्न रहेगा एकदम। फिर से तोहनियों के बारे आ चुका है फाइनल देने का रिजल्ट, पैटर्न आपका यही रहेगा। हाँ हाँ, मार चुन चुन के मारना है, हल्का मारे, किताब वाला को मारेंगे, बाहर नहीं मारेंगे कोई फाजिल क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ बोलिए राजा बाबू, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोले? मैथ क्लास, ऑफलाइन क्लास जो बच्चा लोग पढ़ रहा है ना, मेरा सारे बच्चे ऑफलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। मेरे कोचिंग है ना, मेरा कोचिंग वहाँ पर चल रहा है ना। अभी तो हम कोचिंग से बाहर आए हुए हैं, हम तो पटना आए हुए हैं, तो यहाँ पर एक अलग टीचर रखे हुए हैं, और हम मैथ मैथ पढ़ाएंगे, चलो ना कीजिए, मैथ भी हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे,
तो आज नेट बचा कर रखना, देखना आएंगे, लिंक डाल देंगे, आधा घंटा पहले ही डाल देंगे हम। ठीक है, ठीक है, पढ़ो बढ़िया से, बाय बाय।